अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायोलॉजी की किताब में हर चैप्टर के अंदर कुछ ब्लू बॉक्सेस बने होते हैं जिनके अंदर उस चैप्टर के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से अहम मालूमात दी गई होती हैं। अच्छा, इन मालूमात में से पेपर के अंदर भी पूछा जाता है और ये हमारे तलबा के लिए एक परेशानी का बायस भी होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज इनको थोड़ा डिस्कस करूँ। मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 चैप्टर्स के अंदर से इन अहम मालूमात को डिस्कस करूँ। इनमें से जो सवालात आते हैं ऑब्जेक्टिव की शक्ल में या शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में, उनको उस एंगल से हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप पेपर में इसको आसानी से लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से एक सवाल पूछा जाता है कि मौजूदा दौर में, यानी अभी जो जिस सदी में हम रह रहे हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ बायोलॉजी के साथ है और जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं दुनिया के अंदर। यानी वो बहुत बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो बन चुके हैं जिनके ऊपर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाना है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस वक्त कौन से बायोलॉजिकल इश्यूज़ ज़्यादा अहम हैं दुनिया के अंदर। तो उसमें आप 4 से 5 इश्यूज़ बता सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू जो है वो आबादी में इजाफे का है, सही है। और सेकंड पे आप बता सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़, मुताद्दी बीमारियां, मिसाल के तौर पे अभी कोरोना जैसे आया हुआ था। तो ये मुताद्दी बीमारियां यानी वो बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये एक इशू बन चुका है बायोलॉजी से रिलेटेड। और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है पूछा जाता है जो ज़्यादातर आ रहा है वो ये है कि मस्कन या हैबिटेट से क्या मुराद है। मस्कन उर्दू में कहते हैं हैबिटेट को। ये वो जगह होती है, ये माहौल का वो ख़ास हिस्सा है या वो इलाका है जहाँ पे कोई जानदार अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जंगल है, एक हैबिटेट है जहाँ पे बहुत सारे जानवर, मिसाल के तौर पे शेर है, शेर वहाँ पे जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि शेर का हैबिटेट वो जंगल है। मछलियाँ पानी में रहती हैं तो उनका जो हैबिटेट है वो पानी हो जाएगा, समंदर है की शक्ल में है या दरिया की शक्ल में है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि स्पीशीज़ क्या है। अब स्पीशीज़ के अंदर हमने 2 चीज़ें लाजमी बतानी होती हैं जिसके अंदर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। स्पीशीज़ जो होती है वो एक जैसे जानदारों का एक ग्रुप है, ठीक है। यानी अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान इसकी मिसाल हो सकता है बिल्ली, कुत्ता, पौधे, मुख्तलिफ़ इक़साम, उनकी वैराइटीज़। अच्छा, स्पीशीज़ में हमने ये ख्याल रखना होता है, 2 चीज़ों का आपने लाजमी बताना होता है। नंबर 1 कि स्पीशीज़ एक जैसे जानदारों का ग्रुप है जो कुदरती तौर पे, अब लफ्ज़ जो कुदरती है इस पर आपने ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है कि कुदरती तौर पे जिनसी तौलीद कर सकते हैं और उनके जो आगे बच्चे पैदा होते हैं, जो उनकी नस्ल पैदा होती है, उनमें भी जिनसी तौलीद करने की सलाहियत होती है। तो ये 2 चीज़ें जब आप बताते हैं तो उस वक्त आपकी डेफिनेशन जो है स्पीशीज़ की वो पूरी होती है। ओके, देन फिर सवाल आता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक तो मॉलिक्यूल्स के साथ है और क्योंकि यहाँ पे साथ बायोलॉजी भी लिखा हुआ है तो हम इसका मतलब ये है कि जानदारों में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनका मुतालिया करना, सही है। तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आ जाएंगे। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें डीएनए और आरएनए शामिल हैं। तो और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कि जानदारों में पाए जाते हैं, उनका जब हम मुतालिया करते हैं तो उस स्टडी को या मुतालिया को हम
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। देन फिर आ जाता है कि पैरासाइट क्या है। अब पैरासाइट वो जानदार होता है जिसमें अपनी खुराक तैयार करने की सलाहियत नहीं है। अब वो क्या करता है, वो दूसरे जानदारों पे हमला करता है, उनके जिस्म से खुराक हासिल करेगा, वहाँ पे रहने की जगह भी लेगा उससे, और रिटर्न में उसको क्या करेगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा किसी बीमारी की शक्ल में। ठीक है, तो ये पौधों पे भी हमला करते हैं और बाकी तमाम जानवरों के ऊपर भी ये हमला करते हैं। मिसाल इसकी हम ले सकते हैं, जैसे मच्छर है। अब मच्छर जो है अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, वो इंसान का खून चूसता है, उससे खुराक हासिल करता है, और बदले में उसके पास जो भी बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर मौजूद हैं वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से हमें वो बीमारियाँ फैलाते, हमारे जिस्म में है वो कोई ना कोई बीमारी फैलाता है और हमसे खुराक जो है वो ले जाता है। इसी तरह जोंक हो सकती है इसकी मिसाल, जो बालों के अंदर रहती है, सर से खून चूसती है, वहाँ पे वो रहती भी हैं और हमें बदले में नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है, इस तरह वायरस हैं मुख्तलिफ़ क़िस्म के, ये भी पैरासाइट की ही मिसालें हैं। चैप्टर 1 मुकम्मल होता है। अब हम चैप्टर 2 को ज़रा देख लेते हैं। चैप्टर 2 में एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो मलेरिया की हिस्ट्री है। अब मलेरिया की हिस्ट्री जो है उसको आम तौर पे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब उसमें जब ये जो मलेरिया की पूरी हिस्ट्री है, ये असल में ये उससे हम ये बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो किस तरह से चलता है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आती है तो बायोलॉजिस्ट उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पुराने ज़माने में जो मलेरिया बुखार था, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया। उसमें आपको पता है कि सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम की पहचान करते हैं, फिर उससे मुताल्लिक़ मुशाहिदात जो है वो आते हैं, दैन फिर हम हाइपोथेसिस जो है बनाते हैं, फिर डिडक्शंस आती हैं, फिर उसको प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात, और तजर्बात के बाद फिर हम उसके जो जितने भी हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उसका तज्ज़िया किया जाता है, फिर उस डाटा की जो है रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, तो ये बड़ा एक लंबा इसका एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब उस ज़माने के अंदर मलेरिया जो था वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। अच्छा, जिस वक्त मलेरिया पे तहकीक हो रही थी तो उस वक्त एक तहकीकदान जिसका नाम AFA किंग था, उसने कुछ मुशाहिदात किए जो कि बाद में बड़े ही अहम साबित हुए इस पूरी हिस्ट्री के अंदर। तो उसने पहला ये मुशाहिदा किया कि जो लोग कमरे में सोते हैं उनको मलेरिया की बीमारी जो है वो लगने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। यानी जो लोग कमरे के अंदर सो रहे हैं उनमें से कम लोग इस मलेरिया बुखार के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, और जो लोग बाहर सो रहे हैं या दलदली इलाकों के करीब सो रहे हैं उनके बारे में उसने कहा कि इनको ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया होने के। फिर उसने दूसरा मुशाहिदा ये अपना पेश किया कि जो लोग नेट के अंदर सो रहे हैं, यानी जालियों के अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हैं, जबकि जो लोग खुले माहौल में सो रहे हैं, यानी जालियों के बगैर जो सो रहे हैं, जो कि आज भी मच्छरदानियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो उसने कहा कि वो लोग जो इनसे बाहर सो रहे हैं उनको इसके मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा उसने मुशाहिदा ये पेश किया कि जो लोग रात को धुआं जला लेते हैं और उससे क्या होता है कि उस धुएं के करीब जो लोग सो रहे हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हैं, जबकि जो धुएं के से दूर हैं जो लोग, या धुआं नहीं रात को कर रहे, उनको इसके चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि इन तीनों मुशाहिदात जो हैं ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मच्छर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उस मलेरिया के वायरस को फैलाने का सबब बन रहा है। ठीक है जी, तो ये मुशाहिदात AFA किंग के बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मलेरिया की इस पूरी हिस्ट्री के अंदर
जिसमें मलेरिया के वजूहात तलाश की गई और उसका इलाज दरियाफ्त किया गया। फिर एक क्वेश्चन ये आता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि एक पैरासाइट जो वायरस भी हो सकता है, जब वो जिस्म के अंदर, जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, और पैरासाइट जिस जानदार में दाखिल होता है उसको मेज़बान कहते हैं। तो जब पैरासाइट किसी मेज़बान के जिस्म में दाखिल होता है तो थोड़ा सा वक्त लेता है बीमारी फैलाने में, और उस बीमारी की जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उस पैरासाइट के मेज़बान के जिस्म में दाखिल होने और वो जो बीमारी फैलाता है उस बीमारी की अलामात मरीज़ के अंदर ज़ाहिर होने के दरमियान जो वक्फ़ा है, उस वक्फ़े को या उस दौरानिए को हम कहते हैं कि दिस इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। फिर एक सवाल ये आता है कि अच्छा, मलेरिया किस ज़बान के अल्फाज से अखज़ किया गया है या इसके रूट वर्ड्स क्या हैं? इसके लिए पहले ये समझें कि जो मलेरिया बुखार है, इसके बारे में पुराने वक्त में लोगों का ख्याल ये था कि जो दलदली इलाके हैं उनमें कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हवा को जहरीला बना देता है। अब जब लोग उस जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो वो जब हवा अंदर जाती है तो उसकी वजह से ये बुखार जो है या ये बीमारी जो है वो वहाँ पे उस मरीज़ के अंदर पैदा होती है। अच्छा, अब जो ये लफ्ज़ है मलेरिया, ये अतालवी ज़बान जो यानी इटालियन लैंग्वेज जो है ना, इटली की जो ज़बान है उसको उर्दू में अतालवी कहते हैं। अतालवी ज़बान के दो अल्फाज हैं, एक है माला, माला का मतलब है गंदी, और एरिया है दूसरा लफ्ज़, उसका मतलब है हवा। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे मलेरिया यानी कि गंदी हवा, तो इसकी मैंने वजह बता दी कि वो गंदी हवा कहाँ से आती थी और वो किस तरह से जब वो सांस लेते थे लोग तो उनमें वो मलेरिया की बीमारी होती थी। ये उस वक्त के लोगों का ये सारा ख्याल था। तो ये दो रूट वर्ड्स जो हैं, मेला और एरिया, ये आप इसके इस सवाल के जवाब में आप बता सकते हैं। दैन फिर सवाल ये आता है, बल्कि सवाल नहीं है, ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव और इसके अलावा जो बाकी आपके नज़र में आपके दोस्त या कोई कज़न्स वगैरह, भाई बहन, कोई भी जिनको बायोलॉजी पढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही है, जो ख़ास तौर पे गाँव का जिनका बैकग्राउंड है, जिनको इंग्लिश में भी दुश्वारी पेश आती है, तो उनको आप रेकमेंड करें इस चैनल को, वो इस वहाँ पे आएँ, सब्सक्राइब करें और उर्दू में लेक्चर्स सुनें। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक नंबर भी डाल देता हूँ जिस पे आप कांटेक्ट करके आप उर्दू मीडियम नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत शुक्रिया।